दलित साहित्य का प्रकाशन वाणी प्रकाशन के माध्यम से कई दलित साहित्यकारों को सराहा गया है। इसी कड़ी में आज ललित कला अकादमी सभागार के अंदर शिवराज सिंह बेचैन जी की पुस्तकों पर चर्चा की गई और वहां पर मौजूद रहे शिवराज सिंह बेचैन जी ने अपनी आत्मकथा भी कही, लोगों को समझाई। आज वो दिन है जब लगातार इस तरीके के लेखकों पर शोध किया जा रहा है, पीएचडी की जा रही है और एक दलित साहित्य जिसे हम कहते हैं, साहित्य तो आखिर साहित्य ही होता है, परंतु साहित्य में भी फ़र्क करना ये कहाँ तक उचित है, ये सोचने वाली बात है। अब बात आती है वाणी प्रकाशन की। वाणी प्रकाशन ने काफ़ी लोगों को, काफ़ी लेखकों को सराहा है। इसी मंच पर एक पुस्तक का और विमोचन किया गया और साथ ही साथ दर्शाया गया कि वाणी प्रकाशन जो है लगातार इस तरीके के पुस्तकों को प्रकाशित करता रहता है, नए लेखकों को एक मौका देता रहता है और साथ ही साथ जिस तरीके से हम अपने समाज को एक दशा और दिशा दे सकते हैं वो कार्य वाणी प्रकाशन लगातार करता आ रहा है। शिवराज सिंह जी की जो पुस्तक थी मेरा बचपन मेरे कंधों पर, इसकी गहन चर्चा की गई और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश मीडियम में प्रकाशित की गई है और वहाँ पर पढ़ाई जाती है। फिर मैंने डॉक्टर धर्मवीर को फोन किया, वो उस वक्त केरला में थे, तो उन्होंने कहा कि एक भी शब्द निकालने की जरूरत नहीं है, ये टाइटल आपने बहुत सुंदर सोचा है और ये पुनरावृत्ति नहीं है, पुनर्प्रभाव है और इसको जो है ये किताब के अंदर थोड़े शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। ये शीर्षक कि अगर आपने एक भी निकाल दिया, यानी मेरा बचपन कंधों पर, तो किसके कंधों पर, अब उसका आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं हो रहा, या फिर आपने कर दिया कि बचपन मेरे कंधों पर, तो किसका बचपन कंधों पर, मेरा बचपन या किसी और, तो ये इसकी ध्वनि मेरा बचपन मेरे कंधों से ही आएगी। तो अरुण जी ने कहा ठीक है और ये किताब छप गई। अब जिस बच्चे के जीवन में प्राथमिक स्कूल नहीं है, जिसके पिता की मृत्यु 5 वर्ष की उम्र में होती है, जिसकी मां का पुनर्विवाह होता है और वह भी एक दलित परिवार है जिसमें कोई धन धान्य नहीं है, कोई विरासत की संपदा नहीं है, वहां उस बच्चे का पढ़ना लिखना तो दूर, उसका जीवित रहना ही बहुत मुश्किल बात है। तो वो बच्चा, मैं हूं या कोई और है, यात्रा करता हुआ ये दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचता है, तो ये तो चमत्कार जैसी ही बात है। आप देखिए कि जब मैं आप यहाँ आए और जब मेरी माँ ने सोचा कि ये किसी तरह से जिंदा रह जाए बच्चा, तो उन्होंने मेरे मौसाजी से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे आप अपने पास रख लो, क्योंकि मैं घर में जहाँ सौतेले पिता है इसके, वो इसको रख नहीं सकते, इसकी बहन को भी। तो वहां मौसाजी ने कहा कि मैं इसको पाल नहीं सकता, ये खुद को पालेगा। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कुछ काम ढूंढने की शुरुआत की। सब्जी वाले ने उनको सलाह दी कि ये बच्चा क्योंकि छोटा है, ये सब्जी मंडी से 1 किलो नींबू लाए और वो बेच सकता है। हालांकि 2-3 काम और कोशिश की थी, उनमें सफल नहीं रहा। तो फिर मैं सुबह ही जाता था पहली बस से, राजौरी गांव में हम लोग रहते थे, पहली बस से जाता था मैं, और बस के कंडक्टर से, और इसीलिए मैंने आत्मकथा के दूसरे भाग में लिखना शुरू किया कि मेरा जन्म तब हुआ जब देश आजाद हो गया। और मैंने संविधान 15 वर्ष की उम्र का बच्चों को कहता है कि वो किसी शोषण के कार्य में नहीं जाएंगे, उनकी शिक्षा होगी, लेकिन मैं 15 साल की उम्र में क्या था, इन सब चीजों से वंचित था। और आज बच्चे अगर वंचित हैं तो मुझे बड़ा लगता है कि अभी आज़ादी अधूरी है, अभी आज़ादी उन तक नहीं पहुंची है।
और उन तक न पहुंचने का नतीजा यह है कि हमारा मुल्क शिक्षा की दृष्टि से, अभी तकनीक की दृष्टि से संघर्ष बेशक कर रहा है। हम क्यों पिछड़ रहे हैं? इसीलिए पिछड़ रहे हैं कि हमारे लिए शिक्षा सामान्य बच्चों तक, गुणकारी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, ये कोई दान की भी बात नहीं है। हर आजाद मुल्क का कर्तव्य है, हर आजाद मुल्क की सरकारों का कर्तव्य है कि वो अपने देश के नागरिकों को इस लायक बनाए कि वो देश की सेवा कर सकें। आप देश के लिए मरो मिटो ये बात तो कही जाती है, लेकिन उनमें लायकी तो पैदा करो। और वो शिक्षा के बगैर नहीं हो सकती, वो ज्ञान के बगैर नहीं हो सकती, वो होगी। मुझे इस बात की खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि हमारी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन हमारे पिताजी ने ये किताब ला कर दी। मैं एक घटना मुझे याद आ रही है।